आज जो हम लोग हमारे मराठी अक्षर भारती का जो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। वो यूनिट मैंने बताया था। तो इस यूनिट में जो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे, वो चैप्टर का नाम है शाल। राग जाधव इस चैप्टर के राइटर है। और ये जो चैप्टर है, जो शाल जो चैप्टर है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर को हमको ऐसे तो नॉर्मली जैसे इन बिटवीन आपको मैं समझाते जाऊंगा कि कौन कौन से हमारे लिए चैप्टर, कौन कौन से हमारे लिए पोएम इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जैसे बात करें कि शाल चैप्टर जो है, ये मैंने अभी तक देखा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत रही है। तो हमें ये समझते हुए, ये सोचते हुए इसकी स्टडी करना है कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग नाम देखें, शाल एक मराठी वर्ड है। शाल का मतलब हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शॉल, है ना। शॉल जैसे कि हम कंधे पे ऐसे ओढ़ते हैं। शाल जो है, अगर आप देखोगे तो जब कोई बड़ा इंसान, जब कोई चीफ गेस्ट जैसे कोई प्रोग्राम में आता है, तो हम लोग देखते हैं कि उनको ये शॉल पहनाया जाता है। तो ये जो शॉल है, ये शॉल एक रिस्पेक्ट देने के लिए लोगों को दी जाती है। तो एक नॉर्मल सी चीज़, शॉल एक चीज़ है, एक थिंग है। लेकिन राइटर ने एक छोटी सी चीज़ के अंदर जो डीप, जो उसके मीनिंग्स बताए ना, वो सही में बहुत अप्रिशिएट करने के लायक है। कि शाल जैसे एक छोटी सी चीज़ को राइटर ने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया। उसकी जो यादें हैं, उन यादों को इस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो राग जाधव जैसे एक पोएट रहे हैं, एक अच्छे राइटर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी पोएम, बहुत सारे उन्होंने चैप्टर लिखे हैं। तो हम लोग पहले ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का हम लोग पहले एक परिचय देख लेते हैं। परिचय जो सेकेंड पैराग्राफ जो आप लोग के सामने दिख रहा होगा, चलो हम लोग उसको रीड करते हैं और समझते हैं। शाली भोवती असलेल्या, शाली भोवती, भोवती मतलब सराउंडिंग। शाली भोवती असलेल्या यानी सराउंडेड टू शॉल, लेखकाच्या आठवणी, राइटर की जो यादें हैं, आठवणी मतलब उसकी जो मेमोरीज़ है, उसकी जो यादें हैं, या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। या पाठातून, फ्रॉम दिस लेसन, व्यक्त झाले आहे। व्यक्त झाले आहे मतलब उन्होंने एक्सप्रेस किया है। यानी चैप्टर में राइटर ने शॉल से रिलेटेड उनकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, उनकी जितनी भी यादें हैं, उन यादों को इस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्रेस किया है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। शॉल जो है ही प्रतीकात्मक आहे, मतलब हम कह सकते हैं शॉल जो है एक 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 रिफ्लेक्शन है। मतलब एक राइटर के लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल बना।
शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ, शालीमुळे येनारा शालीनतेचा संदर्भ, शालीनता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। शालीनता, शालीनता का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान, हाँ मनुष्य खूब शालीन है, मतलब ये जो इंसान है, ये बहुत ही पोलाइट है, इसका जो नेचर है वो बहुत पोलाइटफुल है। तो यहाँ पे राइटर क्या बता रहा है कि शालीमुळे शालीनतेचा संदर्भ, इसकी जो मीनिंग है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अंतर्मुख करना रहा है। मतलब ये हमें एकदम हैरान कर देगा कि अभी हम कहते हैं ना कि जैसा कि शॉल, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शॉल एक छोटी सी चीज़ को लेकर राइटर ने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो शॉल और शालीनता, इसका जो रिलेशन इस चैप्टर में राइटर ने बताया ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगा कि वाकई में कि शॉल एक दिखने में एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन राइटर ने उसको जो एक्सप्लेन किया है शालीनता के साथ, उसको जो उसने कंपेयर किया है, बहुत ही अप्रिशिएट करने के लायक है। जैसा मैंने आपको बताया कि शालीनता मतलब हम्बलनेस, पोलाइटनेस। जैसा कि हम एक ज़्यादा, इसके लिए मैं कहूँगा कि एक सूटेबल जो वर्ड है वो हम्बल है, शालीनता, हम्बलनेस। पाठातील औदार्याचे उदाहरण, पाठातील इस चैप्टर में औदार्याचे उदाहरण, औदार्य, औदार्य मतलब हमारा जो बोलते हैं ना, हम कह सकते हैं काइंड हार्ट, यानी दूसरों के ऊपर रहम करना। पाठातील औदार्याचे उदाहरण, और इस चैप्टर के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण है जिसमें राइटर का औदार्य मतलब समझ में आता है हमें कि राइटर कितना काइंड हार्टेड था। हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। हे माणसाची संवेदनशीलता, संवेदनशीलता मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी है, हम कितने सेंसिटिव है, हम कितने इमोशनल है, ये एग्जाम्पल से थ्रू राइटर ने बताया है। वस्तूच्या संदर्भातील, वस्तूच्या संदर्भातील, वस्तूच्या संदर्भातील, वस्तू मतलब थिंग, संदर्भ यानी उसके बारे में। आठवणीचे मोल महत्त्वाचे असते, और कुछ आठवणी मतलब उसकी जो यादें होती है, उसकी जो वैल्यूज़ होती है, मोल मतलब वैल्यू, महत्त्वाचे असते, महत्त्वाचे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, और उन चीज़ों से रिलेटेड जो यादें होती ना, वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे पास कुछ पुरानी चीज़ें रखी है, और जब भी हम उन चीज़ों को देखते हैं ना, तो हम अपने पास्ट में चले आते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही राइटर की जो यादें वो शॉल से जुड़ी हुई है। कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी, कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी, निर्जीव नॉन लिविंग, वस्तूशी, वस्तू मतलब थिंग, निगडीत असलेले रिलेटेड संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। और कोई भी नॉन लिविंग थिंग से हमारे जो इमोशन जुड़े होते हैं ना, वो हमारे मानवी भावना तरल ठेवना मतलब हमारे इमोशंस को हमेशा वो ज़िंदा रखते हैं। जैसे आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नॉन लिविंग होती है, लेकिन उससे हम जुड़े रहते हैं, इमोशनली हम अटैच रहते हैं। वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो, और इन चीज़ों से कोई भी हमारी जो मेमोरीज़ है, अथवा प्रसंग या कोई भी इंसिडेंट, प्रसंग मीन्स इंसिडेंट, आठवण मतलब मेमोरी और प्रसंग मतलब इंसिडेंट, त्याचे मानवी संदर्भ, मानवी मीन्स ह्यूमन, त्याचे मानवी संदर्भच सर्वात महत्त्वाचे असते।
और जो मानवी मतलब ह्यूमन संदर्भ सर्वार्थाने महत्त्वाचे असते और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है वो कम्प्लीटली जो होती ना वो बहुत ही प्रेशियस होती है। उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो बहुत प्रेशियस होते हैं। तो परिचय में हमने क्या देखा कि परिचय में राइटर ने समझाया है कि शॉल से रिलेटेड राइटर की बहुत सारी मेमोरीज़ को इस चैप्टर में उसने एक्सप्रेस किया है। उसने बताया कि शॉल कितनी इम्पॉर्टेंट थी उसकी ज़िंदगी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने शॉल को जो हम्बलनेस के साथ कंपेयर किया है वो कंपैरिजन बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है कि हम्बलनेस और शाल दोनों का क्या रिलेशन है वो चैप्टर में उसने समझाया। और उसने एक चीज़ बताया कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हम उन चीज़ों के साथ इमोशनली अटैच रहते हैं। चलिए अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक होगी तो ज़्यादा आसान होगा समझने में, उसके मीनिंग्स लिखने में। नहीं है टेक्स्ट बुक, आप नोटबुक में मीनिंग्स लिखो, लेकिन कोशिश करो कि मीनिंग्स लिखने की, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मीनिंग्स लिखते हो तो। देखते लेसन में हम लोग अभी फर्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग ध्यान देते हैं। राइटर की ऑटोबायोग्राफी है। राइटर कह रहा है कि एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे, पु ल देशपांडे एक बहुत ही फेमस राइटर, आगे हम इनका लिखा हुआ चैप्टर भी पढ़ेंगे। पु ल देशपांडे एक बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है। तो राइटर कह रहा है की एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। एकदा, वंस, तो राइटर एक बार पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। निमित्ताने मतलब रीज़न, कुछ रीज़न से वो गया था पु ल देशपांडे के घर पे। तो पु ल देशपांडे के बारे में जैसा बताया कि बहुत ही एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक अच्छे फेमस राइटर। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो। काम झाल्यावर, आफ्टर कंप्लीटिंग माय वर्क, राइटर कह रहा है कि मेरा काम जब ख़त्म हो गया मी निघण्याचे बेतात होतो। निघण्याचे बेतात, निघण्याचे बेतात मतलब जाण्याच्या तयारीत असणे। जाण्याच्या तयारीत असणे मतलब राइटर अब जाने ही वाला था, क्योंकि उसका काम हो गया था जिस काम से वो उनके घर आया था। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले। तेवढ्यात सडनली सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले। सुनीताबाई, पु ल देशपांडे इनकी वाइफ। सुनीताबाईंनी मला थांबवले, थांबवले मतलब मुझे रुकाना, व विचारले, विचारले मतलब पूछना। तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? तो उन्होंने पूछा कि अगर मैं आपको एक शॉल दूं तो आपको चलेगा? मी एका पायावर हो म्हटले। एका पायावर हो म्हटले, एका पायावर हो म्हणने का मतलब होता है पूर्णपणे सहमति दर्शवणे। पूर्णपणे सहमति दर्शवणे मतलब कंप्लीटली अग्री करना। राइटर के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। राइटर खुश हो गए थे क्योंकि उनको पु ल देशपांडे और सुनीताबाई की तरफ से शॉल मिल रही थी। जैसा मैंने बताया कि शॉल मिलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसा मैं बताया था शुरुआत में आपको कि किसी को रिस्पेक्ट देते हैं हम, किसी बड़े इंसान को तो हम शॉल उड़ाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात थी। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मोठा गौरव वाटला।
हा मोठा गौरव वाटला. गौरव वाटणे, अभिमान वाटणे, टू फील प्राउड. राइटर कह रहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इन दोनों ने मुझे शॉल, ये दो मुझे शॉल दे रहे हैं, क्योंकि इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ और वो मुझे शॉल देना मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली. अब राइटर ने क्या किया, उस शॉल को ले गए खोलीतल्या सूटकेसमध्ये. राइटर का बहुत एक छोटा सा कमरा था, उसमें उसकी छोटी सी एक सूटकेस थी. उस सूटकेस में उसने उसको रख दिया. वापरली मात्र कधीच नाही. वापरली मात्र कधीच नाही. आई नेवर यूज़. मैंने उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया. तो क्या मतलब समझ में आता है इसमें कि राइटर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया. क्यों नहीं किया होगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि जब हमको किसी से मिलती ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको सिर्फ संभाल के रखें. तो राइटर को ऐसे कपल से वो शॉल मिली थी, वो बहुत उनके लिए प्राउड की बात थी, तो उन्होंने भी वही किया. उसे सूटकेस में संभाल के रख दिया, उसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो बस उसको ज़िंदगी भर तक संभाल के रखने वाले थे, क्योंकि ऐसे इंसानों से वो उनको शॉल मिली थी. उनके लिए बहुत बड़ी बात थी वो. चलिए आगे बढ़ते हैं. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. पुढे, बाद में, आगे चलकर. वाईला, वाई इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, जगह है. विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून गेलो. विश्वकोशाचा अध्यक्ष. विश्वकोश, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एन इंसाइक्लोपीडिया. इंसाइक्लोपीडिया जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है. लास्ट ईयर इसके ऊपर एक चैप्टर था, आपको याद होगा, विश्वकोश के ऊपर, कि विश्वकोश वगैरह को कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में है. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. उस चैप्टर में बताया था कि जैसे विश्वकोश के अंदर कैसी इन्फॉर्मेशन हमें मराठी में मिलती है. ठीक है, देखते आगे हम लोग. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. अध्यक्ष, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और वो अध्यक्ष बनकर, विश्वकोश का अध्यक्ष बनकर वो वाई गए. तिथे नदी काठच्या, नदी काठ, नदी काठ दो वर्ड को कंबाइन करके बना हुआ है. नदी मतलब रिवर, काठ मतलब किनारा. तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत, वहाँ पे नदी के किनारे स्कूल थी, उस स्कूल के रूम में मी राहत असे, मुझे रखा गया, मतलब रहने के लिए जगह दी गई. तो उन्हें वहाँ पर रहने के लिए जगह दी गई. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या, उस रूम की दक्षिणेकडील, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण मतलब साउथ डायरेक्शन. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या, खिडक्या मतलब विंडोज़. उस रूम में बहुत सारी विंडोज़ थी, लेकिन जो साउथ की तरफ जो विंडो थी, कृष्णा नदीच्या, कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, आपको पता होगा कृष्णा इज द नेम ऑफ रिवर. बहुत ही हम पहले से सुन रहे, मतलब सुनते हैं हम कृष्णा रिवर. कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर, कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या, चिंचोळ्या मतलब हम कहते हैं, मराठी में हम इसको कहते हैं निमुळत्या. निमुळत्या मतलब होता है, जैसा हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं नैरो, बहुत ही
पतले ऐसा कहते हैं हम. तो कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. प्रवाह मतलब जो वाण्याचा जो ओघ होता है जिसको हम फ्लो कहते हैं. तो नदी का पानी जो बह रहा था थंडीच्या दिवसात मतलब इन विंटर सीज़न था. जब राइटर वहाँ पे गया था तो विंटर सीज़न था. थंडीच्या दिवसात एक बाई, एक वन लेडी, एक औरत माझ्या खिड़की खालील, उस विंडो के नीचे, खिड़की खाली मतलब बिलो है ना, बिलो दैट विंडो, घाटाच्या छोट्या तटावर, एक मतलब वहाँ के छोटे से किनारे पर, तिचे छोटे मूल, उसका एक छोटा बच्चा, एका टोपलीत ठेवून, टोपली मतलब स्मॉल राउंड बास्केट, जैसा एक बास्केट होता है जो बास्केट से बनी हुई चीज़ होती है जिसको हम मतलब मराठी में टोपली कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं बास्केट. तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. मासे पकडण्याच्या को अंडरलाइन करके लिखो फिशिंग करना. उद्योगात होती मतलब वो काम कर रही थी, उस काम में वो बिज़ी थी. उद्योगात होती मतलब काम में बिज़ी रहना. फिशिंग करने में, वो काम करने में वो जो लेडी थी वो बिज़ी थी. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते. उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था. कडाक्याच्या थंडीने, देखो ठंडी मतलब जैसा ठंडी लगना. कडाक्याच्या ठंडी का मतलब क्या हो गया, खूब ठंडी, मीन्स वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी लगना. जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसे गांव में विंटर सीज़न में, तो कभी आप गए भी होंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली मुंबई से ज़्यादा वहाँ पे बहुत ठंडी होती है. और ऊपर से वो औरत नदी के किनारे बैठी थी. अब उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था. उसके बच्चे को उसने टोकरी में रखा था और वो बच्चा जो है वो ठंडी से कुड़कुड़त रड़त होते. कुड़कुड़त मतलब कुड़कुड़ने मतलब थंडीने गारठून जाणे, थरथर कापणे, शिवर फ्रॉम कोल्ड. जैसा हमें ठंडी लगती है तो हम ज़ोर ज़ोर से काँपने लगते. कभी कभी होता है ना कि हमारे दांत बजने लगते. तो कभी कभी इतनी ठंडी लगती है कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम ज़ोर ज़ोर से काँपने लगते. तो उसको कहते हैं ठंडी ने कुड़कुड़ने, मतलब शिवर फ्रॉम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी लगना. पण आई तीकडे बघतही नव्हती. लेकिन आई, उसकी जो मॉम है, तीकडे बघतही नव्हती. तीकडे मतलब उसकी तरफ, उस बच्चे की तरफ. बघत ही नव्हती मतलब उसकी जो माँ थी वो उस अपने बच्चे को मतलब देख भी नहीं रही थी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मॉम केयरलेस थी. देखो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं हमारे सामने. अब वो चीज़ क्या होती है, जैसे कि अब ये जो औरत है, इस औरत को फ़िशिंग करना बहुत ज़रूरी था. उसको अपनी ज़िंदगी वो गुजारती होगी इस तरह से, फ़िशिंग करके, उसे बेचकर. छोटा बच्चा था उसका. तो अगर वो अब अगर अपने बच्चे को ही देखती तो वो फ़िशिंग की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाती. इंटरनली उसको पता है कि उसके बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, बट वो क्या करेगी, हेल्पलेस थी. कई बार हम देखते हैं मज़दूर लोग होते हैं, मज़दूर लोगों की जो औरतें होती है, आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ. बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो आप देखे रहेंगे वहाँ पे जो औरतें भी काम करती है तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं.
कुछ औरतें बच्चों को अपने कपड़े से पेट पे बांध देती है, कोई कंधे पे बांध देती है, कोई वहीं पर झूला लगाकर उन्हें छोड़ देती है, कोई मट्टी में छोड़ देती है। तो मतलब उन्हें पता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो हेल्पलेस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर वो केयर नहीं करती। जो माँ होती है वो हर बच्चे पे केयर करती है, और माँ की इम्पोर्टेंस क्या है हम सभी जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी माँ हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जताती नहीं है, इंटरनली वो हमारे पे बहुत ध्यान देती है, बस समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो जताती नहीं है। तो हमें ऐसा फील होता है कि अरे क्या मम्मी ध्यान नहीं दे रही हो, लेकिन मम्मी हमारे ऊपर बराबर ध्यान देती है, वो जताती नहीं है। तो बहरहाल जो हम लोग समझ रहे थे कि जो माँ का जो प्यार होता है वो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि अपनी मॉम के रिस्पेक्ट करो, उन्हें इज़्ज़त दो, उनकी बातें, उनकी जो बात है उनको सुनो, है ना, उसे फॉलो करो। तो चलिए, बात क्या निकली थी कि अब वो जो माँ थी उसकी तरफ देख नहीं रही थी। मला मात्र राहावले नाही, मला मात्र राहावले नाही। राइटर कहता है कि लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। राहावले नहीं मतलब मैं ये देख नहीं पाया, मुझसे रहा नहीं गया। मी सूटकेसमधली पुलकित शाल काढली। देखो, पुलकित को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। पुल देशपांडे, उन्होंने वो शाल उसे दी थी, उसके लिए वो पुलकित शाल थी, उसके लिए बहुत ही प्रेशियस वो शॉल थी, उससे उसके इमोशंस जुड़े हुए थे। हमने शुरुआत में समझा कि उन्होंने उस शॉल को रख दिया संभाल कर, उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन जब वो सिचुएशन उन्होंने देखा, वो जो सीन देखा, उनको रहा नहीं गया। उन्होंने वो शॉल निकाली, 50 रुपयांच्या नोटा काढल्या, उन्होंने कुछ पैसे निकाले व त्या बाईला हाक मारली। हाक मारने मतलब बोलावणे, टू कॉल हम कह सकते हैं, किसी को आवाज़ देना, टू कॉल समवन। तो राइटर ने वो शॉल निकाली, कुछ पैसे निकाले, उस औरत को उन्होंने आवाज़ दी अपनी विंडो से। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले, और विंडो से, थ्रू विंडो, उन्होंने वो सब चीज़ें उसे नीचे दे दी। आणि म्हटले, और उन्होंने क्या बोला, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। तो उन्होंने क्या बोला, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ, सबसे पहले उस बच्चे को इस शॉल में तू लपेट ले। गुंडाळ का मतलब होता है, जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते, हम छोटे बच्चों को कपड़े में लपेटते हैं, ताकि तू पहले इसे लपेट, आणि मग मासे मारत बैस, उसके बाद तू ये जो काम है ना तेरा फिशिंग का, वो कंप्लीट कर। क्योंकि राइटर को देखा नहीं गया कि वो ठंडी में बच्चा काँप रहा है। उन्होंने शॉल दी, कुछ पैसे दिए, उस औरत से कहा कि सबसे पहले तू एक काम कर, तेरे बच्चे को ना पहले शॉल में तू लपेट ले, उसके बाद तू आराम से फिशिंग कर। या घटनेची ऊब, या घटनेची ऊब, घटना मतलब होता है इंसिडेंट। अब ये जो इंसिडेंट जो हुआ राइटर के साथ, या घटनेची ऊब, ये जो ऊब वर्ड है ना, ऊब का मतलब होता है हीट। अब शॉल हम पहनते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठंडी से हमें बचाती है। अब देखो उसने कैसे इसको कंपेयर किया है। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती। तो पुलकित शालेच्या उबेपेक्षा अधिक,
उसे पता था कि शॉल का इस्तेमाल मैं करूँगा, जैसा उससे जो गर्मी मुझे मिलेगी, उससे जो मैं ठंडी से बचूंगा, तो उससे कई ज़्यादा वो कहता है, मतलब उसने ऐसे उसको कंपेयर किया है कि इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं, इससे मिलने वाली जो इस इंसिडेंट्स के बाद जो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिला, वो सेटिस्फैक्शन वो शॉल को रखने से उसको नहीं मिलता था। मतलब कहीं ना कहीं राइटर ने ऐसे बताया कि मतलब उसको एक अनएक्सप्लेन उसको हैप्पीनेस मिली। वो अगर देखो शॉल मिली थी एक ऐसे इंसान से, एक जिसके मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अब ऐसे इंसान से वो शॉल का मिलना, देन उसके बाद में उस शॉल को उसने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर अपने पास संभाल के रखूँगा, लेकिन कुछ ऐसा उसके सामने इंसिडेंट हुआ कि उसको वो देना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, भले वो नॉन लिविंग क्यों ना हो। अब जब हम उसे संभाल के रखते हैं, सोच के रखते हैं कि नहीं इसका इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूँगा, इसको ना कभी फेंकूँगा, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाती है कि हमें उसको देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए, अगर हमारे पास हमारे बचपन का पुराना कोई कोई खिलौना रखा है, कोई टॉय रखा है, अब उसको हमने संभाल के रखा, हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर समझो हम कोई ऐसे बच्चे को देख रहे हैं जो बहुत मतलब वो उसकी फैमिली कैपेबल नहीं है ऐसे टॉय को परचेस करने, तो क्यों ना हम उस टॉय को उस गरीब बच्चे को दे दें। फिर तुमको जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो रखने से ज़्यादा मिलेगी। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है मालूम है कि वी शुड, मतलब हमें जो है ना काइंड हार्टेड बनना पड़ेगा, मतलब हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए। हम अगर कोई ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो हम उनकी मदद करें। तो ऐसे गरीब बच्चों को हम अपने पास की रखी हुई चीज़ें दे सकते हैं, तो देखना इंशाल्लाह उससे जो खुशी मिलेगी ना आपको, उसको आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ये चैप्टर सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिलेबस में दिया हुआ है, हमें इससे ये सीखने मिल रहा है ना, ये जो इंसिडेंट है, कि हमें अपने पास चीज़ों को रखने से अच्छा, अगर हमें लगे वो किसी के काम आ रही है तो हमें वो दे देनी चाहिए, फिर भले हमारे लिए कितनी भी प्रेशियस हो। फिर देखना आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी को आप किसी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। देखते आगे। कविवर्य नारायण सुर्वे, कविवर्य द ग्रेटेस्ट पोएट नारायण सुर्वे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी। जिस तरह से फूले देशपांडे मशहूर है, उस तरह से नारायण सुर्वे भी मशहूर हैं। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा संमेलने गाजवत, सभा संमेलने, सभा सम्मेलन, अ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग लेना, कॉन्फ्रेंस लेना, है ना, लोगों को मतलब बुलाना ताकि वो मीटिंग्स ले सकते। तो कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत, वो बहुत मीटिंग कॉन्फ्रेंस लेते थे। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। बाद में वो साहित्य संमेलन, साहित्यिकांचा मेळावा, साहित्यिकांचा मेळावा, अ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस, उसके वो हेड बने, उस साहित्य सम्मेलन के वो हेड बने। परिणामता, अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि त्यांच्या कार्यक्रमांना, उनके जो प्रोग्राम्स होते थे, अहोरात्र भरतीच असे, अहोरात्र भरती असणे, अहोरात्र भरती असणे मतलब रात्रंदिवस गर्दी असणे,
अब ऑलरेडी वो सब वहाँ सम्मेलन तो लेते ही थे, अब वो हेड बने, उसके बाद में उनके और प्रोग्राम में रात्रंदिवस गर्दी, लोग बहुत सारे आते थे. प्रत्येक कार्यक्रमात, हर प्रोग्राम में सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. अब जब भी वो किसी प्रोग्राम के लिए कहीं पर भी जाते थे ना, तो उनको सम्मानाची शाल, जैसा मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्ट में शॉल उड़ाई जाती है, सम्मान, रिस्पेक्ट, व श्रीफळ त्यांना मिले. श्रीफळ मतलब कोकोनट, जैसा एक नारियल देते हैं और शॉल देते हैं, एक रिस्पेक्ट है. बहुत बड़ी बात है ये, सुनने के लिए बहुत छोटी लगती है. कोई अगर हमें रिस्पेक्ट में शॉल और नारियल देगा तो हमें वो अच्छा नहीं लगे, हम बोले अरे क्या मिल गया, ये कोई गिफ्ट मिलना चाहिए था. लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है ये. एकदा ते म्हणाले, और एक बार उन्होंने राइटर से कहा, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. वो कहने लगे ये शॉल ले लेकर मैं आता शालीन बनून लागलो है, मैं अब बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन बन रहा हूँ. देखो कैसे उन्होंने समझाया चीज़ को. या शाली घेऊन घेऊन मतलब मुझे जितने बार शॉल मिलते जा रही है, मैं आता शालीन बनू लागलो है, मैं बहुत ज़्यादा शालीन, नम्र, बहुत जेंटल, बहुत हम्बल पर्सन बन रहा हूँ. ऐसी उनकी ये सोच थी नारायण सुर्वे की. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच, त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच. उपरोधिक खोच मतलब क्या होता है, जैसा मराठी में हम कहते हैं टोमणा मारणे, मनाला लागेल असं बोलणे. इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सार्केटिस्ट, मतलब सार्कास्टिक का मतलब, या आयरनिकल, जिससे क्या होता है कि कभी कभी कोई इंसान है ना टॉन्ट करके बोलता है ना, और वो हमारे मतलब बोलते हैं ना मन दिल पे हमारे बात लगती है. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी नव्हती. राइटर कहता है कि मैं ही नहीं, किसी को भी समझ में नहीं आएगी. देखो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है लाइन में, बहुत बड़ी बात है ये. शाली घेऊन घेऊन मैं आता शालीन बनू लागलो है. क्या होता है ना, जब इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगती है ना, तो वो हवा में उड़ने लगता है. कई बार हम ऐसे लोग देखते हैं कि जब वो बहुत फेमस बनते हैं ना, तो फिर वो चेंज हो जाते हैं. डाउन टू अर्थ बने रहना बहुत बड़ी बात है. एक्चुअली वो ये बोलना चाहते थे कि ये रिस्पेक्ट ले लेकर इंसान को मतलब पोलाइटनेस, उसकी हम्बलनेस हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए. ये नहीं कि आपको स्टेज पे बार बार बुलाया जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो अपने आप वो अंदर है ना बोलते एक घमंड आ जाता है. तो इंसान को कभी घमंड नहीं आना चाहिए. तो उन्होंने एक टॉन्ट दिया. उनको एक्चुअली सबको ये बताना था कि इंसान को अपनी जो हम्बलनेस को कभी छोड़नी नहीं चाहिए. ठीक है. तो राइटर कह रहा है कि हमारे तो किसी के समझ में बात नहीं आई. शाल व शालीनता यांचा संदर्भ काय, संबंध काय, शाल व शालीनता यांचा संबंध काय. तो शॉल और शालीनता क्या रिलेशन है दोनों का. शॉल मतलब शॉल, शालीनता मतलब जेंटल, जो हम्बलनेस होती है. तो इनका क्या रिलेशन है. खरे तर इन रियलिटी खरी खुरी शालीनता, रियल जो इंसान की जो हम्बलनेस होती है, शाली विनाच शोभते, विदाउट शॉल ही वो खूबसूरत दिखती है. तो इसका मतलब क्या कि इंसान की जो शालीनता है ना, वो शॉल के बगैर ही बहुत मतलब रियल लगती है. सुर्वे मुळातच शालीन, सुर्वे, नारायण सुर्वे उनका सरनेम था सुर्वे, तो वो मुळातच शालीन, वो बेसिकली वो पहले से ही शालीन थे, वो पहले से ही बहुत हम्बल पर्सन थे, इसमें कोई डाउट नहीं था. शालीनच्या वर्षावाखाली, शालीनच्या वर्षावाखाली, वर्षाव
तो वर्षा मतलब क्या, कंटिन्यूसली, मतलब जैसे बोलते हैं ना वर्षा होने, बारिश का गिरना। अब शॉल की बारिश उनके ऊपर होती गई, शॉल की बारिश होती गई, मतलब समझ रहे हो ना कि उनको हर प्रोग्राम में शॉल दी जा रही थी। शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, लेकिन उनकी जो 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 उनका जो हम्बल नेचर है कधी हरवली नाही, कभी लॉस नहीं हुई, कधी क्षीणही झाली नाही। क्षीण मतलब कमी, दुर्बल, वीक। और उनकी जो शालीनता है वो कभी ख़त्म भी नहीं हुई, कभी कम भी नहीं हुई। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, राइटर क्या कह रहा है कि नारायण सुन में को इतने बार शॉल मिली, लेकिन कभी भी उनकी शालीनता हमने ख़त्म होते हुए नहीं देखा, कभी उनको घमंड नहीं आया, वो जैसे थे वैसे ही रहे। तो शालीनता, जैसा मैंने आपको बताया कि एक इंसान की जो हम्बलनेस होती है, उसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा 2 पार्ट में रहेगा, तो इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक साथ कंटिन्यूस उस चीज़ को पढ़ने से आपको सब बाउंस होने लगेगा थोड़ी देर में, और आप इतना देर लेके मोबाइल बैठने भी नहीं वाले हो। ये लेसन हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा, अगर आप 1 से 2 बार इसको रिकॉर्ड करके आप इसको रिवाइंड करके अगर देखोगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जहाँ तक हमने अभी पढ़ा है। तो इंशाल्लाह जो है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।